नमस्कार, मैं हूं आरती यादव। आप देख रहे हैं विजनरी योगी। 25 मार्च 2022 वो तारीख जब पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ वापस जीत का परचम लहराकर यूपी की सत्ता संभालने के लिए शपथ ग्रहण की थी उन्होंने, और साथ ही तोड़ दिया था रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में कोई सरकार अपना पहला कार्यकाल कंप्लीट करके इतने बड़े बहुमत के साथ रिपीट हो रही थी। वापस मार्च का महीना है, साल बदल चुका है, तो ऐसे में ये आकलन जरूरी हो जाता है कि योगी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस खास टॉक शो में। और चूंकि विषय खास है, विशेष है, इसलिए अतिथि भी विशेष है। इंडियन ऑथर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरा देश इनकी एनालिसिस के लिए है जानता है, और इनकी कलम से जिसका परिचय लिख दिया जाता है फिर तो वो एक अलग परिभाषा हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शांतनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आरती। शांतनु जी, मार्च 2022 यूपी की जनता ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत के साथ योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सौंपा। एक बार फिर मार्च का महीना है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, साल बदल चुका है 2022 से 2023। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल कैसा रहा आपके हिसाब से? उम्मीदों को पूरा करने वाला या उम्मीदों से आगे? आपके एनालिसिस क्या है? आपने ठीक कहा आरती। 25 मार्च को एक साल पूरा होता है और योगी सरकार 6 साल पूरे कर लेगी। और योगी जो 2.0 जिसको हम बोलते हैं, योगी सरकार का दूसरा जो कार्यकाल है वो 1 साल पूरा करेगा जी। और एक बड़ा सुंदर नेचुरल टेक ऑफ है योगी 2.0। वो मैं बताता हूँ कैसे टेक ऑफ है। टेक ऑफ के लिए आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। मैं आपको पहले थोड़ा जनवरी में ले चलता हूँ 2022 की, और वहां से मैं भी टेक ऑफ करूंगा अपना ये जो टॉक है। 2022 में मेरी योगी जी पे दूसरी किताब आई। मैंने योगी जी पे मुझे 2 किताब लिखने का सौभाग्य मिला है। तो जो दूसरी किताब आई उसका टाइटल था द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। उसके लिए मैं अमेरिका जाने वाला था, गया मैं उसके लिए। तो जब जाने वाला था उसके प्रिपरेशन में तो महाराज जी बोलते हैं हम लोग, महाराज जी से मिलने गया। और उस समय जनवरी का महीना, अगर आपको याद हो, तो पूरी चुनावी गहमा गहमी थी उस समय ना। कुछ नेताओं ने छोड़ भी दिया था, पार्टी छोड़ दी थी, अगर आपको याद हो तो वो सपा में चले गए थे, और ये सीट का बंटवारा, इसका सीट, और ये सब चल रहा था। उसके बीच में जब मैंने उनको किताब दी अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर थी, और मैंने कहा कि मेरा भी 40-50 जिलों का दौरा रहा है पिछले 8-9 महीने में, और सरकार तो साफ बनती दिख रही है अपनी, और वो हल्का सा मुस्कुराए और मैंने कहा कि अगले टर्म में आपका फोकस क्या होगा। मतलब हमने तो अगले टर्म की बातें करनी शुरू कर दी। तो उस चुनाव की गहमा गहमी के बीच में उन्होंने जो कहा, मैंने आज तक 1 साल तक उसी ट्वीट को अपना एंकर ट्वीट बना के रखा है, पिन ट्वीट बना के रखा है, दर्शक जाके देख भी सकते हैं। उन्होंने लिखा, आई विल डू एवरीथिंग टू मेक यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। वो हर चीज करूंगा जो यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में। ये आदमी कब कर रहा है? जब चुनाव आने वाला है। वो कोई लोभ लुभावन वादे नहीं कर रहा है। यूपी को मैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाऊंगा? जब तक यूपी प्रॉस्परस नहीं होगा, जब तक यूपी खुशहाल नहीं होगा, मैं जॉब क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, मैं अफर्मेटिव एक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं स्कीम्स नहीं चला पाऊंगा। तो यूपी को प्रॉस्परस होना ही होना पड़ेगा। ये चुनाव के बीच में है, और चुनाव होता है, बहुत बड़ी जीत से योगी आदित्यनाथ आते हैं। उनकी शपथ भी नहीं हुई है, मतलब 25 तारीख नहीं आई है, उनकी सरकार RFP फ्लोट कर देती है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंसल्टेंट हायर करने के लिए। मतलब जल्दी देख रहे हैं उनकी आप शपथ तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने RFP काम शुरू करते हैं, मतलब क्योंकि वो एक्टिंग सीएम तो थे। उस बीच में आपको पता है वो आपको रिजाइन करना पड़ता है, दोबारा से आप सीएम की ओथ लेते हैं, लेकिन एक्टिंग सीएम वही थे। तो उनकी 15 या 16 मार्च को जीत हो गई थी, शायद 8 को डिक्लेयर हो गया था, 8 या 10 को, मैं भूल रहा हूँ तारीख। और RFP फ्लोट हो गया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टेंडर फ्लोट हो गया, और जब वो सीएम बने उसके 3 महीने में डोलाइट आ गई, और उसके 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की काम कर रहे हैं। तो ये जो टेक ऑफ था कि आपको यूपी को प्रॉस्परस बनाने के लिए जो हाइजीन जिसे हम कहते हैं ना, बेसिक चीजें हैं, वो पहले टर्म का मेन। ऐसा नहीं था कि पहले टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लेकिन पहले टर्म के साथ एक दिक्कत ये रही कि 1.5-2 साल आपका कोरोना में निकल गया, लेकिन उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन जो टेक ऑफ जो हुआ वो योगी 2.0 में हुआ। और आप निवेश पे जब आएंगे उसके पहले वो टेक ऑफ के लिए जो हाइजीन की 3-4 चीजें थी वो क्या थी? सबसे पहले तो अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, तो मैं ऐसी जगह पैसा नहीं लगाऊंगा जहां मेरा एम्प्लॉय और मेरा पैसा सेफ ना हो। तो पहली चीज लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई मैं वहां धंधा कर पाऊं। ऐसा नहीं कि मैं रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मुख्तार अंसारी का फोन आएगा, नहीं ईंट तो मुझसे लेनी पड़ेगी, बजरी तो मुझसे लेनी पड़ेगी। फिर आप इलाहाबाद में कुछ कर रहे हैं, प्रयाग में, तो अतीक अहमद का फोन आए कि भाई बजरी तो हमारे यहाँ से जाएगी और मजदूर हमारे यहाँ से जाएंगे। वो नहीं। तो ऐसे हर
डिस्ट्रिक्ट में कैसे गुंडों गुंडों को साफ किया गया, माफिया को साफ किया गया। और ये कोई माफिया, छोटे माफिया नहीं थे, ये एक इंडस्ट्री थी। हम्म। ये मतलब सीरीज थी कि सैंड माफिया, लैंड माफिया, गाड़ी चोरी माफिया, किडनैपिंग माफिया, बजरी माफिया, बालू माफिया, रेलवे स्क्रैप माफिया, चीटिंग माफिया। ऐसी पूरी इंडस्ट्री थी कि मतलब एक माफिया है तो उसके पास 300 गुर्गे हैं उसके। तो उनपे उनसे कैसे दबिश बनाई गई, कहाँ इनकाउंटर हुआ, किसी को जेल में करा। पुराने ये वो लोग थे जिन पे एफआईआर हुई है लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये ऐसे लोग थे जो विधानसभा और संसद तक पहुंच गए और अब ये जेल में दिखाई देते। तो पहले उसको कैसे क्लीन करा गया, पहली चीज लॉ एंड ऑर्डर को, जिससे विश्वास आए किसी को आने पे। अब जो आएगा तो कैसे आएगा, वो रेल मार्ग से आएगा, सड़क से आएगा, हवाई जहाज से आएगा। तो कनेक्टिविटी यूपी की ब्रिलियंट करना, हल्की फुल्की नहीं। तो मतलब अगर पहले 25 रूट थे तो अभी 100 से ज्यादा रूट है। मतलब 100 से ज्यादा फ्लाइट इन एंड आउट यूपी के जाती हैं, जो केवल 25 थी केवल पहले से। पहले एयरपोर्ट जो ढंग से एयरपोर्ट जो चलते थे मात्र लखनऊ और बनारस चलता था। अब लखनऊ और बिल्कुल। बनारस की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। अब आप गोरखपुर एक दिन में आ जा सकते हैं, अब आप बरेली एक दिन में आ जा सकते हैं, अब आप प्रयाग एक दिन में आ जा सकते हैं, कुशीनगर एक दिन में आ जा सकते हैं। अगले साल के शुरू में आप अयोध्या एक दिन में आ जा सकेंगे। नहीं तो ये पूरब के जो वेस्ट वालों के लिए, मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, वेस्ट वालों के लिए पूरब जाना मतलब प्लान है बहुत बड़ा कि अरे वहां जाएंगे तो 18 घंटे जाने में लगेंगे और आप थक जाएंगे, फिर आप दिन चुनने दिन, पड़ते थे कि इतने दिन मतलब चले आपको जाएंगे। आपको आपको पूरब में कहीं जाना हो तो 5 दिन का काम है वो। तो जो जो मेरठ वाला है, अगर क्योंकि जो हमारी हाईकोर्ट की बेंच है वो प्रयाग में है, तो आपको वहां से जाके आना मतलब 3 दिन का काम है, 4 दिन का काम। आप सुबह शाम अपना, आप आपकी केस है, आपकी हियरिंग, आप सुबह जाएं, शाम को लॉयर से बात करें, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाएं। तो कनेक्टिविटी, फिर ये कनेक्टिविटी एयर की नहीं, सेंट्रल मिनिस्ट्री से बात करके वो ट्रेन की कनेक्टिविटी भी और हाईवेज की कनेक्टिविटी भी, जिसको हम कहते भी हैं, मैं तो एक्सप्रेस वे मैन बोलता हूँ उनको, कि किस तरह से चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसमें लिंक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। फिर नितिन गडकरी के साथ कोऑर्डिनेट, नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करके एनएच का जो जाल है। मैं पूरब में रहता हूँ, हमारे यहाँ से मेरठ जाना एक बड़ा प्लान होता था, 3 साढ़े 3 4 कितने भी घंटे लग सकते थे। अब आप मतलब अगर आपकी झपकी लगेगी, जब उठेंगे आप 40 45 मिनट में, तो आप मेरठ में होंगे। अगर आप नोएडा दिल्ली से निकलते हैं तो वो डिस्टेंसेस कम होने से आपकी गति बढ़ जाती है। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए कुछ भी बनाने, पावर, मतलब बिजली, पॉलिटिकल पावर नहीं, बिजली वाली पावर। तो बिजली वाली पावर उत्तर प्रदेश में, मतलब हमें याद है, मैं उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूँ, मेरे माता पिताजी रामपुर, मुरादाबाद, बरेली इस रीजन से आते हैं, उन रीजन्स में रहा हूँ मैं। मतलब पंखा झलना एक स्टैंडर्ड फीचर था हमारे घरों का ना, सबके घर में मतलब एक जगह थी पंखे रखने की। वो हाँ निवाड़ के पंखे आते थे, जूट के पंखे आते थे, प्लास्टिक के पंखे आते थे। तो ये एक रैंडम, मतलब आपको ये आदत थी इसकी ना, कि आपको, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि 8 8 9 9 घंटे बिजली नहीं आती थी, ऐसा नहीं कि आधे घंटे को चली गई। और हमें याद है बचपन में उस तरह के जनरेटर हुआ करते थे जिनमें ऐसे रस्सी खींच के चलाया करते थे। तो वो शौक था कि भाई अब तो हम बड़े हो गए, हम भी खींच सकते हैं, तो हम वो खींचने जाया करते थे। वो अभी जनरेटर चला दो, तो ये कॉमन एक व्यवस्था थी घरों में। अगर थोड़े संपन्न व्यक्ति हैं, आपके घर में जनरेटर होगा, नहीं है तो आप पंखे और मोमबत्ती वाले हैं। तो वो एक चलता था। बिजली की चोरी होती थी, खांटी डालते थे लोग। तो वो व्यवस्था थी। उस व्यवस्था से आज 24 घंटे बिजली आती है, शहरों में 22 घंटे आती है, गाँव में 18 20 घंटे आती है। मतलब उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में कम से कम 7 से 8 घंटे की ज्यादा बिजली है। 7 से 8 घंटे की बिजली ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा गैजेट्स का यूसेज, ज्यादा ज्यादा परचेज गैजेट्स की, तो अपने आप जीडीपी बढ़ेगी। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि कैसे हो गया। तो ये 3 बेसिक हाइजीन, लॉ बिल्कुल। एंड और ऑर्डर, कनेक्टिविटी और पावर। इसके बाद जो टेक ऑफ की स्टेज बनी, उस पे फिर ये साल शुरू हुआ। आप पुरानी 2017 के पहले खबरें सर्च करें इंटरनेट में, बिजली के नाम पे दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि 8 8 घंटे, मतलब एक ट्रांसफार्मर थक गया मान लिया आपका, तो मतलब हफ्ते हफ्ते कोई आपका पूछने वाला नहीं है। अब तो ट्रांसफार्मर फटने की भी एसएलए बनी हुई है कि गांव में फटेगा तो 8 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में क्या होना है, वो कैसे दोबारा आएगा। ट्रांसफार्मर वैसे भी कैपेसिटी बढ़ा गई है, सबस्टेशन की कैपेसिटी बढ़ा गई है, जिससे ट्रांसफार्मर के फूकने की संभावना बहुत कम हो गई है। तो मतलब अब योगी आदित्यनाथ जी का एक चीज कहना है कि मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो करूंगा, साथ में ईज ऑफ लिविंग भी करूंगा, कि जो मेरा नागरिक है वो अच्छे से रह पाए, वो बैठ के घर में अपना टीवी देखे, आनंद से खाना खाए, परिवार के साथ रहे। एक चीज और बताता हूँ, मुझे लगता है पक्का किसानों पे क्वेश्चन पूछेंगी। मैं पहली चीज बताता हूँ बिजली से जुड़ी हुई। एक किसान ने, मैं अभी हरदोई, हाँ हरदोई के पास था, तो किसान ने कहा कि अब बिजली अच्छी आती है, हम सो अच्छे से पाते हैं। आपको क्या लगेगा, मतलब एक शहरी व्यक्ति को मुझे जैसे लगेगा कि मतलब सो अच्छे पाते हैं तो पंखा उनका चल जाता होगा, पहले नहीं चलता होगा, तो सो अच्छे से पाते हैं। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पंखा तो ठीक है, हमें रात के 3 बजे ही 3 फेज की बिजली आती थी। रात के 3 बजे हमें पंप चला के खेतों में पानी देने उठना पड़ता था। रात में जाते थे तो बिच्छू सांप काटते थे, गुंडों की रहती थी, कई बार घर की महिलाओं को भी ले जाना पड़ता था अगर आपके आपके पास लोग नहीं है ज्यादा। तो
मतलब रात अलार्म लगा के रात के 2 ढाई 3 बजे उठते थे, क्योंकि तभी बिजली आती थी 3 बजे की, जिससे आप खेतों में पानी दे सकें और अपना हाँ पंप जी। सेट चला सकें। आप इस बात को सोच सकती हैं। और ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे लाखों व्यक्ति ऐसे किसान देते थे। तो जब उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि वो रात में सो सकता है, देखिए हम शहरी व्यक्ति सोच भी नहीं पा रहे हैं, मैं सोचता सो सकता है मतलब पंखा चल जाएगा, मच्छर वच्छर नहीं आएंगे, इस वजह से वो कह रहा है कि मुझे रात में अब मैं जिस समय चाहूँ, जब मुझे उपयोगी है उस समय मैं खेतों में पानी दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो इस तरह के बड़े बदलाव हर के जीवन में हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो किसान हो। हाँ, जैसे किसान का जिक्र अभी आपने किया, और मैं सही कह रहे थे आप कि मैं इस पर आने वाली ही थी। तो तीन हमारे जैसे मेजर ग्रुप होते हैं, हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें। किसानों का एक पहलू तो आपने इस जीवन को आसान करने वाला इतना बड़ा बताया ही, और किस जी, तरह से इन तीनों ग्रुप्स पे अगर देखें तो दूसरे कार्यकाल के पहले साल ने असर डाला है। देखिए किसानों के साथ 3 4 क्या बड़ी समस्या कहीं भी होती हैं, या उत्तर प्रदेश में खासकर, है ना। उत्तर प्रदेश में जैसे हर क्षेत्र को अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे जो वेस्ट यूपी है, जो पश्चिम उत्तर हम्म। प्रदेश है, वो गन्ना गन्ना प्रोड्यूसिंग प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पूरे का सबसे बड़ा गन्ना सबसे ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस करता है। हम्म। तो जो गन्ने की जो बिक्री होती है वो थोड़ी सी अलग तरह की बिक्री होती है। गन्ने की आप मिलों में जाके गन्ना बेचते हैं, आप मंडियों में गन्ना नहीं बेचते हैं। जैसे हम्म। आपको जो चावल और गेहूं होता है वो मंडियों में बेचना पड़ता है। हम्म। और मिलें में बेचते हैं। मिलें सहकारी भी हो सकती हैं, पूरी गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। हम्म। अब और क्या एक सिस्टम होता है, गन्ने की जब ढलाई होती है, मतलब उसे तोला जाता है, तो हम्म। जितना गन्ना होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से आपको पर्ची इशू कर दी जाती है। उसे गन्ना पर्ची बोलते हैं। बड़ा हम्म। कॉमन है वेस्ट यूपी में गन्ना पर्ची हमारी। तो हम्म। गन्ना पर्ची इशू हो जाती है कि आपका इतने का पेमेंट आपको मिल जाएगा। वो पेमेंट एक एक साल, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल नहीं मिलता था। या फिर होता था जब अगली ढुलाई होने वाली, जब अगली बार आप देने जाते हैं, तो पिछली बार का, क्योंकि आपको पता है कि भैया पिछली बार का नहीं देंगे तो इस बार किसान गन्ना देगा ही नहीं। अब वो मतलब सरकार ने वादा 15 दिन का किया था। 15 दिन तो बिल्कुल मैं सही बोलूंगा नहीं हो पाया, लेकिन वो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में पूरा उनके अकाउंट में डेबिट हो जाता है। हम्म। 2017 से आज तक करीब अगर मैं सही हूं तो 2 2 लाख करोड़ की ट्रांसफर गन्ना किसानों को हो चुकी है। और क्योंकि जो गन्ना की चीनी मिलें थी, जो सरकारी, जो सहकारिता क्षेत्र की थी, हम्म। उनको बिल्कुल रिनोवेट कर दिया गया है। तो गन्ने की खपत जो बाहर जाता था, गन्ने की खपत भी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। चीनी का प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। एक और बात बताऊंगा आपको गन्ने से संबंधित ही। हाँ, ये हुआ। और जो धान और जो गेहूं उगाते थे, उनके साथ एमएसपी की खरीद बढ़ गई। अब हम्म। देखिए एमएसपी दे देना तो बड़ा, डिक्लेयर कर देना बड़ा आसान है, ठीक है मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन हम्म। उतने की खरीद तो हो एमएसपी में। तो एमएसपी की खरीद मतलब हम्म। 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना बढ़ गई, डबल नहीं हो गई। हम्म। 10 10 गुना एमएसपी की खरीद बढ़ गई। एमएसपी डिक्लेयर भी होता है अब उत्तर प्रदेश में, और हम्म। एमएसपी पे खरीद भी होती है। तो ये जो 2 चीजें हुई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, खास पीएम किसान, जिसमें 6,000 रुपए, 2 2 हजार रुपए करके आता है, करीब 2.6, करीब हाँ 2.5 करोड़ किसानों को 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसे बिल्कुल देता है। स्मूथली जा चुके हैं। हम्म। इसका मैं जक्स्टापोजिशन करूंगा, पॉलिटिकल व्यक्ति हूं तो पॉलिटिकल एनालिसिस करते समय, इसके बंगाल से 2019 के इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी ने कहा, अपने मन में सोच लिया मेरे किसान जाए भाड़ में, अगर मैंने एक स्कीम चला दी तो मोदी पॉपुलर हो जाएगा। तो उन्होंने स्कीम ही नहीं चला, डेटा ही नहीं दिया कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम्म। डेटा ही नहीं दिया। मतलब सोच सकते हैं कितना निष्ठुर हो सकता है व्यक्ति, कि मेरे किसान किसान मोदी, क्योंकि वो फिर उसका एक तरीका है, लोगों को पता लग जाता है तो नरेंद्र मोदी की स्कीम है। और हाँ, वो टकराव हो जैसे जाता है। जैसे उन्होंने चुनाव हम्म। जैसे ही उन्होंने चुनाव जीता, उसके 15 दिन में उन्होंने लिस्ट दे दी कि अब तो चुनाव अगला आएगा तब तक, नहीं तो किसानों को ये ना लगे, क्योंकि प्रचार भी हो गया था, तो किसानों को ये ना लगे। मैंने जैसे ही उन्होंने 2 साल अपने किसानों को, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, पुराना जितना एरिया है सब दिया किसानों को। मतलब जो रोक के रखा था पैसा वो भी दिया वो कि भी भाई ये तो दिया। आप ही का पैसा था। वो भी दिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने का पॉलिटिकल वेंडेटा दिखाया कि नहीं नहीं आपने लेट दिया डेटा, तो उन्होंने जो पुराना पैसा था वो भी दिया। तो उत्तर प्रदेश में ये पहले दिन से स्कीम बिल्कुल ब्रिलियंटली चल रही है, चाहे वो फसल बीमा हो। अब तो उत्तर प्रदेश में आप कहीं बड़े खेतों में जाएंगे तो ड्रोन उड़ते हुए देखेंगे, बड़ी कॉमन है ड्रोन उड़ते हुए देखना, ड्रोन से परीक्षण करना। तो तकनीक का इस्तेमाल भी, और सारी स्कीमों को बिल्कुल लास्ट माइल तक ले जाना, जो दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की प्रणाली थी उस तक ले जाना, ये किसानों के साथ हुआ है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और अगर युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो इनमें कैसा बदलाव आप देख पाते हैं? देखिए महिला, अगर 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 राजनीतिक रूप से आप विश्लेषण करेंगी किसी भी चुनाव का उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं, चाहे हम्म। उसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर हो चाहे वो योगी फैक्टर हो, उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो महिला है। और वो एक अलग एक वोटर बेस बन चुका है इस तरह के शासकों के लिए, हम्म। जो जनता से जुड़े शासक हैं। वो मैं क्यों कहता हूँ, अगर आपको याद हो 2022 के इलेक्शन में
एक वीडियो वायरल हुआ था एक महिला का, बिल्कुल गांव की देहात की महिला थी, मैं भूल गया किसी चैनल में एक वीडियो वायरल हुआ था। उस महिला ने सारी स्कीमों को इतने अच्छे से बताया जिससे हम जैसा कोई भी एनालिस्ट भी नहीं बता पाएगा उसको। उसने कहा कि जिनका नमक खाया है उनसे नमक हरामी कैसे करूंगी। उसका मतलब क्या था, उसने कहा मेरा सुबह से जीवन, सुबह से लेकर शाम तक, और वो मोदी योगी को ना एक ऐसे कपल की मतलब जोड़ी की तरह, मोदी योगी की स्कीम, मोदी योगी की स्कीम, वो एक तो नाम भी छोटे छोटे और एक तरह के नाम है, और लोगों को पता है। अब जनता राइट। भी अपनी जागरूक है, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की स्कीम है, योगी का इम्प्लीमेंटेशन है, और कुछ स्टेट की भी स्कीम है। तो उसने शुरू करा कि मैं सुबह उठती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ, पहले मुझे खेत में जाना पड़ता था, वो अब वो शौचालय। वो वो अब शौचालय है मेरे घर में। पानी आता है तो हर, वो बुंदेलखंड की महिला थी, पानी का आता है तो हर घर जल के आता है। फिर मैं नहाने जाती हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास अब पक्का घर है जो पीएम किसान योजना से बना है। या मैं चूल्हा जलाती हूँ तो मेरे पास गैस है, यस। उसमें जो राशन है वो मुझे राशन स्कीम से मिला है, कोरोना के टाइम भी मुझे मिला और आज तक मुझे मुझे मिल रहा है। फिर जब मैं अपना राशन खरीदने जाती हूँ शाम को, जो और राशन, जो सब्जी है, जो जो कच्चा राशन है वो खरीदने जाती हूँ, तो कभी पीएम किसान का पैसा आया हुआ है, किसी किसी स्कॉलरशिप का पैसा आया है, किसी विधवा पेंशन का पैसा आया, तो मेरे घर में कैश में अकाउंट भी है, और मैं बाहर खुल के जा सकती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। और मुझे उसने ये भी कहा मुझे सम्मान भी है देश में कि मेरा देश आगे भी बढ़ रहा है, मतलब एक गांव की महिला देश का सम्मान भी सोच पा रही है। तो ये जो उन्होंने समअप करा ना एक सेंटेंस में कि कैसे आपने थ्री, मतलब पूरी जो 180 डिग्री लाइफ है सुबह से रात तक की, उसको सुगम कर दिया है। अब वो उसमें चाहे किसान की लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट की लाइफ हो, महिला की, तो महिला तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस सारी स्कीम्स में। आप देखेंगे महिला सेंटर पॉइंट पे है हर स्कीम के। युवा 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 के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो पढ़ाई लिखाई और नौकरी। तो उत्तर प्रदेश में दो नौकरियां दो तरह की हैं, सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां। सरकारी नौकरियों में जो बड़ी धांधली थी, एक ही जाति के, एक ही धर्म विशेष के लोगों को घुसा लिया जाता था, फिर वो हाई कोर्ट, कोई कोई आदमी हाई कोर्ट में चला जाता था। मायावती की भर्ती को मुलायम रोक देते थे, मुलायम की भर्ती को मायावती रोक देती थी, फिर अखिलेश यादव उनकी भर्ती को रोक देते थे। तो ये उत्तर प्रदेश में सिलसिला था कि मतलब पुलिस की एक भर्ती जो मायावती पे शुरू हुई वो अखिलेश पे भी खत्म नहीं हो पाई, वो भर्ती ही नहीं हुए। और योगी आदित्यनाथ को पहले 6 महीने हाई कोर्ट में सारे केस, सरकार तो देखिए कंटिन्यूएशन में होती है, अगर केस यूपी सरकार पे हुआ है तो योगी को, मतलब आप अच्छा इनहेरिट करते हैं तो बुरा भी इनहेरिट करते हैं, तो सारा बुरा ही बुरा इनहेरिट करा, तो 6 महीने तो केस सुलझाने पड़े सारे, वो सारे केस सुलझाए। 1.5 लाख की भर्ती हुई, आज वो 1.5 लाख पुलिस वाले ट्रेनिंग होके जमीन पे तैनात हैं। जो कहा जाता है कि पुलिस की वर्दी एक इकबाल है, तो इकबाल अब सड़क पे घूम रहा है, वो हमें दिखता है लॉ एंड ऑर्डर में, जो मैंने पहला पॉइंट बताया। तो युवा युवा और इस तरह की नौकरियां, टीचरों की करीब 1.5 लाख की भर्ती हुई है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तो सारी भर्तियां हैं। और जब भी बड़ी भर्ती होती है उन सबको बुला के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किसी बड़ी जगह योगी आदित्यनाथ खुद आके एड्रेस करते हैं हर बड़ी भर्ती को, और सामने लोग बैठे होते हैं, वो किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, अगर वो अलग अलग जिलों में सबको भर्ती करते हैं, मतलब भर्ती एक बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि जॉब दे दी और किसी में धांधली हो गई, और जिससे सामने से आंख मिला के बात करते हैं, वो आंख मिला के बात करते हैं, जिससे पता है कि मैंने 1 रुपया मेरी सरकार में किसी ने नहीं लिया है, इन्होंने टेस्ट दिया है, ये बिल्कुल अपनी 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 काबिलियत से, अगर रिजर्वेशन का कोटा है तो उससे अपनी काबिलियत से वहां तक पहुंचे, इसमें कोई आंख नहीं उठा सकता। तो इसलिए वो सबको सामने से एड्रेस करते हैं, ये वाली भर्तियां। अब दूसरी बात आती है कि प्राइवेट नौकरियां तो सरकार नहीं देती, लेकिन प्राइवेट प्राइवेट कंपनियां आए, इसकी इसकी जो स्थिति है, इसकी जो व्यवस्था है, इसका जो माहौल है, वो सरकार क्रिएट करती है। इससे मैं धीरे से स्विच करता हूँ इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई। जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई अभी, उसने यूपी को एक अलग ही ऑर्बिट में प्लेस कर दिया, इफ आई कैन यूज द वर्ड ऑर्बिट। मतलब हम सोचा करते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ये सब तो महाराष्ट्र के लिए हैं, तमिलनाडु के लिए हैं, गुजरात के लिए हैं, उन प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए हैं, हमारे लिए तो एक ही रैंकिंग है कि हम क्राइम कितना कर लेंगे। 2017 से पहले तो उत्तर प्रदेश की यही छवि थी, यूपी वाला यही भैया इंडस्ट्री है, थी। चीटिंग की मार्कशीट लेके आया होगा, किसी को पीट पाट के कुछ खून करके ना, ये इंडस्ट्री थी। अ, अब क्या हो रहा है, अब जब मैं दिल्ली, अभी नोएडा से दिल्ली में घूमता हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी के, उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी के साथ पोस्टर लगे होते हैं, लगता है कि 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी योगी 2.0 शुरू हुई, उसकी शुरुआत ही इन्वेस्टमेंट से करी। जो मैंने बताया जनवरी में उन्होंने क्या कहा था मुझसे जब मैं किताब देने गया, उन्होंने कहा था कि मुझे यूपी को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। ओथ लेने से पहले उन्होंने आरएफपी फ्लोट कर दिया। और और उसके बाद यूपी इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी शुरू होगी। उसमें आपको मजेदार बात बताता हूँ, यूपी इन्वेस्ट मतलब वो किस तरह के टास्क मास्टर है योगी जी। उन्होंने कहा कि 10 लाख, पिछली बार 5 लाख करोड़ का प्रॉमिस आया था, इस बार मुझे 10 लाख करोड़ के एमओयू चाहिए। तो ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ने कहा ये तो बहुत स्टीप है, बड़ा मुश्किल है, और ये है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 10 लाख करोड़ का चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, 10 लाख करोड़ का चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ विदेश में जाना, ठीक है, विदेश विदेश जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, 8 टीमें बनाई,
बड़ी टीमें बनाई, मतलब एक कैबिनेट स्तर का मंत्री या दो कैबिनेट स्तर के मंत्री, चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर, एसीएस रैंक का ऑफिसर, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर, दो थोड़े से जूनियर ऑफिसर, ईएनवाई के कंसल्टेंट, डोलाइट के कंसल्टेंट, सीआई के कंसल्टेंट, फिकी कंसल्टेंट, पहले से 6 महीने से पहले से बात करना शुरू कर दिया काउंटर पार्ट से, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस काउंसिल से, सिंगापुर की बिजनेस काउंसिल से। यहाँ टीमें करीब 16 देश गई, इधर ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर कवर करा, उधर जापान कोरिया कवर करा, यूरोप के देश कवर करे, यूएई कवर करा, यूके कवर करा, कनाडा अमेरिका कवर करा। और जब ये टीमें वापस आई तो 2 दिन बाद ही कहा गया कि सारे कंसल्टेंट जाओ बाहर, मंत्री और सेक्रेटरी मिलकर प्रेजेंट करेंगे पूरी पूरी एक कंट्री क्या क्या करके आए वहां पे। मतलब वहां पे कोई पिकनिक नहीं थी, बिल्कुल 4 दिन के लिए भेजा, तो 4 दिन में कम से कम 32-40 मीटिंग थी, सांस लेने की जगह नहीं थी। वो मैराथन मीटिंग चली, शाम के 4-5 बजे शुरू हुई, मुझे उस दिन किसी से भेंट भी करनी थी, नहीं कर पाया, पता लगा वो मीटिंग चल रही है। मैंने कहा मीटिंग खत्म हो जाए 1-2 घंटे में, वो मीटिंग चलती रही रात के 10-11 बजे तक। और जब पता लगा उसमें से जो एमयू ऐसे लग रहे थे कि थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब इस पे शायद विश्वास ना करो, उन सबको हटा दिया। जैसे हम कहते हैं ना डेटा में कि एक्सेप्शनल डेटा को हटा दो, तो जो एक्सेप्शनल डेटा था, जो अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्रेडिबल नहीं है, सबकी जांच करी ठीक से, वो सबको हटाने के बाद 7 लाख करोड़ का एमओयू आया। तो अधिकारी ने कहा ठीक है, आपने 10 करोड़ का टारगेट दिया था, 7 लाख करोड़ तो हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो 10 लाख करोड़ तो देश से था, ये तो 7.5, तो ये तो इधर बोनस है, अब टारगेट हो गया 70.5 लाख। तो 7.5 लाख वो इसमें नहीं होगा, वो तो वो 10 लाख में ऐड हो गया। अच्छा 10 लाख अभी और कर, 10 लाख एडिशनल है, ये तो बोनस है, ये तो हमने नया इनिशिएटिव लिया, इससे आ गया, इससे भी अच्छी बात है। और फिर जनवरी में ये सब हो रहा है, जब ये बातें कर रही है, मैं आपको दिसंबर की मीटिंग बता रहा हूँ, जनवरी में 8 सिटीज में भारत में गया। मुंबई से उन्होंने खुद शुरुआत करी, जहाँ की वो मतलब इन्वेस्टमेंट मीटिंग तो जो अंबानी के साथ फोटो आई वो तो चली, साथ में बॉलीवुड वाली मीटिंग की बड़ी चर्चाएं हुई, सुनील शेट्टी ने जो कुछ बोला वो सब बहुत चर्चित रही। खुद मुंबई गए, फिर बहुत सीनियर टीम मिनिस्टरों के साथ, कोई बैंगलोर गया, कोई हैदराबाद गया, कोई चेन्नई गया, कोई कलकत्ता गया, कोई दिल्ली गया। फिर वहां पे प्रोमिसेस आए 2.5-3 लाख करोड़ के। फिर इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी हुई, जो भव्य इन्वेस्टमेंट समिट हुई, जिसमें प्रधानमंत्री खुद आए, जिसमें अंबानी जैसे, टाटा जैसे, जिसमें बिरला जैसे, जिसमें डिक्सन कंपनी, जिसमें ज्यूरिक एजी के जो यहाँ के सीईओ हैं, जो ज्यूरिक एजी जो जेवर एयरपोर्ट बना दिया हमारा, वो सब लोग आए। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं यहाँ पे केवल प्रधानमंत्री की तरह नहीं आया, मैं यूपी का सांसद भी हूँ, इसलिए मुझे भी चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। ये कह पाना, उस तरह से कह पाना। और वहां पे सामने, मैं उस पंडाल में बैठा था उस समय, करीब 10,000 एंटरप्रेन्योर बैठे थे सामने। उसमें नए एंटरप्रेन्योर थे, उसमें ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर थे, उसमें टेक एंटरप्रेन्योर थे, उसमें पुराने तरह के जो कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योर थे, सब थे। और टकटकी से उन्होंने कम से कम 2.5-3 घंटे वो पूरा कार्यक्रम देखा। वो कार्यक्रम इतना भव्य था, उस कार्यक्रम में कल्चर भी था, यूपी का कल्चर नहीं छोड़ा। मतलब उसमें जैसे होटल, हाँ, जो इनमें से बहुत सारे जो जो बड़े एंटरप्रेन्योर थे, उनकी पूरी व्यवस्था सरकार ने करी। मतलब एक लाइसेंस ऑफिसर उनको एयरपोर्ट से लेता था, होटल की व्यवस्था सरकार ने करी थी, उनको होटल से समिट में लेके आता था। मतलब लोगों ने लगा कि इतना कॉन्फिडेंस आया एंटरप्रेन्योर्स में कि ये जगह है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर का सामान हो रहा है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर को सोचा चोर है, तो इससे तो ये तो पैसे कमा रहा है, मतलब जो जो नेहरूवियन सोशलिज्म है कि पैसे कमाना है, गलत बात। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो खुद पैसे कमा रहा है वो 100 लोगों को, 1,000 लोगों को, 10,000 लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। सरकार तो 2 या 3% नौकरी देती है, आपको पता है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो तो 2-3%, आप बहुत बढ़ा लेंगे तो उसको 2.5% कर लेंगे, 3% कर लेंगे। अब मेरे विभाग में अगर अगर मैं मंत्री हूँ, मेरे मुझे 20 लोग चाहिए, तो मैं 20 ही लोगों से काम करूंगा, 20,000 लोग तो हायर कर नहीं लूंगा। तो सरकार के पास तो लिमिटेड कैपेसिटी है जॉब देने, लेकिन सरकार व्यवस्था क्रिएट कर सकती है जिससे नौकरियां पैदा हो पाए उस तरह की। तो ये 4 बड़े बड़े हैंगर थे, उनमें 3-3 या 4-4 सेशन थे, 1,000 की कैपेसिटी थी। मैं सब हॉलों में देखा, चारों के चारों हर समय फुल रहते थे। सब में कैबिनेट मिनिस्टर आता था सेंटर में, कोई कंसल्टेंट आते थे, बड़े नीति आयोग से लोग आते थे, अपने मिनिस्टर बैठते थे, 8-8, 9-9 वक्ता होते थे, बिल्कुल मेटिकुलसली प्लान था, सब अपना उद्बोधन करते थे। और जैसे ही खत्म होता था, मैं दिखता था कार्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई मतलब बिजनेस मीट चल रही है। उसमें कुछ भी सरकारी, नथिंग गवर्नमेंट अबाउट इट ना, मतलब जैसे जो हमारी सरकार की इमेज बनी हुई है। मैं खुद भी एक, और वहां पे ना टेंट होटल होटल कम पड़ गए लखनऊ के, तो टेंट सिटी स्टैब्लिश करी, प्रयाग टेंट सिटी, अयोध्या टेंट सिटी, काशी टेंट सिटी। मैं भी उनमें से एक टेंट सिटी में रह रहा था। तो वहां पर शाम को जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे वो हड़ल अप हो जाते थे। मुझे याद है फिजिक्स वाला के फाउंडर थे, एक्सीओ के फाउंडर थे, लेमडा टेस्ट के फाउंडर थे। ये लोग सब बड़े फाउंडर हैं जो यूनिकॉर्न बना चुके हैं या 100-200 मिलियन रेस कर चुके हैं। इस तरह के फाउंडर्स थे, वो हडल अप करते थे, वो बातें करते थे। उनके लिए था ये मतलब ये हो क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट समिट पे गए हैं, बड़ी अलग लेवल की है, इससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। इससे एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं यहाँ 100 नहीं, मैं यहाँ 200 बिलियन लगा सकता हूँ। जो मेरा किसी और स्टेट में प्लान चल रहा था, मैं उसको यहीं पे ले आता हूँ उस प्लान को, क्योंकि इतनी मुझे वेलकम गवर्नमेंट शायद नहीं मिलेगी।
मुझे याद है सीएम के घर में डिनर था, सीएम सर के घर में एक डिनर था, जो उनका आवास है, सीएम आवास है। 10 से शुरू थी, 9 की शाम को। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट है यूपी गवर्नमेंट के, वो बाहर खड़े थे कि एंटरप्रेन्योर को रिसीव कर रहे थे, जैसे बेटी की शादी में रिसीव करते हैं लड़की वाले। मतलब एंटरप्रेन्योर को उस तरह का रिसेप्शन था। मतलब होम सेक्रेटरी बाहर खड़े, एसीएस बाहर खड़े, और मतलब संजय जी कह रहे हैं कि उस तरह का लेवल था। हर ब्यूरोक्रेट अपना कार्ड देके कि मैं सेक्रेटरी टूरिज्म, मैं सेक्रेटरी, मतलब वो कोल्ड जैसे नेटवर्किंग करते हैं ना, वो मिल रहे थे आपस में। मतलब अलग तरह का लेवल था। उससे इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, और उससे, और जब पूरा कार्यक्रम हो जाता था, पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस, शाम को बिल्कुल कल्चरली रिच उत्तर प्रदेश से जो आती हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। एक बहुत ही सुंदर आईटी दिल्ली की एक टीम ने ड्रोन शो करती थी। वो ड्रोन शो यूपी का लोगो भी बनाती थी, 33 लाख का इन्वेस्टमेंट की इमेज भी बनाती थी, और उसमें राम भगवान भी दिखते थे। तो मतलब कल्चरल और प्रोग्रेसिव यूपी साथ में दिखाई देता था। तो मतलब उस इन्वेस्टमेंट समिट ने यूपी को अलग लेवल पर डाल दिया। और अगले 5 साल देखिए, वो जैसे वो जमीन पे आती रहेंगी, और योगी आदित्यनाथ ने अपने ब्यूरोक्रेट्स को सख्त निर्देश दिया है कि अब इंडस्ट्री को ना फॉलो करना पड़े, आपको फॉलो करना है कि आपने एमयू करा था, आपको क्या दिक्कत है, आपको जमीन की जरूरत है, आपको बिजली की चीज होता है, आपको जीएसटी की रियायत है, क्या चाहिए आपको, कि आप यहाँ पे जो आपने प्रॉमिस किया था उसमें क्या दिक्कत है आपको। तो ये सीधे सीधे जॉब में ट्रांसलेट होता है। सॉरी, आपके छोटे से प्रश्न का मैंने लंबा जवाब दे दिया, नहीं नहीं, लेकिन ये जरूरी भी था, क्योंकि गोज ग्लोबल, ये ग्लोबल। मतलब ये टर्म इतना ज्यादा चर्चित रहा, और वाकई ग्लोबली, मैं चूंकि मैं खुद इस इवेंट का हिस्सा रही थी, पूरे 3 दिन मैंने वहां ग्राउंड पे जाकर के लोगों से मिली, बात किया। जी जी। नेशनल इंटरनेशनल सारे इन्वेस्टर्स का जो रुझान, मतलब आउटस्टैंडिंग। अलग तो अलग लेवल का था। मैं भी 3 दिन हाँ। वहीं था, और वो जो माहौल था वहां पे, जिस तरह की प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो रही थी आपस में, और आपस में लोग बिजनेस भी कर रहे थे, ऐसा नहीं सबके बिल्कुल। सरकार के साथ। मतलब हम्म एक, जैसे मैंने कहा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं पैदा करेगी, गवर्नमेंट परिस्थिति पैदा करेगी। तो वो परिस्थिति वहां दिख रही थी, लोग देख रहे थे, लोगों के आंखों में ग्लिंट था। और कि भाई हमें एक अलग, जो कुछ लोग ऐसे थे जो 10-10 साल बाद यूपी आए थे, जिनको एक जी। अलग सी छवि थी। बैंगलोर से मैंने कुछ लोगों को मैंने मैंने कह के इनवाइट करवाया था। बहुत सारे हम्म लोग आए थे, और नए नए लोगों से मिलना हुआ। हम्म और दूसरी सरकारों के लोग आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, फॉरेन डेलीगेट्स आए थे। हम्म, सबके लिए ये हो क्या रहा है, मतलब उनको अद्भुत लग रहा था कि इस तरह से रिसेप्शन है। और जैसे बिल्कुल। एक स्पोर्ट्स की एक सेशन था, अनुराग ठाकुर जी थे, अपने रैना, सुरेश रैना जो क्रिकेटर है वो थे, अभिनव बिंद्रा थे। उस मंच पे मोटो जीपी जो शुरू होने वाली है भारत में, उसके लोग थे, स्पेन से लोग आए हुए थे। तो उसमें से कई लोगों ने मेंशन करा कि हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट में गए हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एज ए इन्वेस्टमेंट एंटिटी होना, ये पहली बार देख रहा है। इस तरह से, इस तरह की इनोवेशन भी थी कि स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट है। स्पोर्ट्स केवल खेलने के लिए और खुश होने के लिए और देश की प्रगति के लिए तो है ही, लेकिन वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। उसमें ग्राउंड में इन्वेस्टमेंट है, उसमें स्पोर्ट्समैन में इन्वेस्टमेंट है, उसमें डाइटरी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट है उसमें भी। बिल्कुल। तो वो इस तरह के इनोवेशन हमें यूपी को देखने मिल गया। जाहिर है कि इस तरह के जब इवेंट होते हैं तो जनता को उसका सीधे तौर पे फायदा मिलता है। इंडिया वैसे भी यूथ कंट्री है, और यूथ की सबसे पहली रिक्वायरमेंट जॉब्स है, और इस तरह का एनवायरनमेंट ही सही और बेहतर जॉब, प्रोग्रेसिव फ्यूचर दे सकता है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य में दूसरे कार्यकाल पर अगर देखें तो क्या कितनी प्रोन्नति आपको दिखाई देता है, और ये इसको कंपेयर करें अगर दूसरे स्टेट से, तो क्या आप देखते हैं? तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया किया है पिछले पिछले 5 साल में भी, और इस एक हम्म साल में भी, वो अभूतपूर्व है। कोरोना में हमने देखा कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद जो यूपी का एक इनहेरिट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जो इनहेरिट किया था योग्यता, उसके बाद भी किस तरह से यूपी के जो आंकड़े थे सबसे अच्छे थे। आज भी करीब 17 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। जो पिछले कार्यकाल से कैरी ऑन हुआ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। हम्म क्योंकि कई बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हेल्थ का बना भी दें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना केवल काफी नहीं है, आपको उसमें काम करने के लिए डॉक्टर चाहिए, आपको नर्सेज चाहिए, पैरामेडिक चाहिए। आपको हम्म जानकर अचरज होगा कि यूपी में मेडिकल की 1400 सीट बढ़ चुकी हैं। मतलब 1400 सीट का एक हॉस्पिटल खोलने में या मेडिकल कॉलेज खोलने में सालों लग जाएंगे आपको। यूपी ने पिछले 4 साल 3.5 साल में करके दिखा दिया है। और वो सीट अब आ चुकी है, एमसीआईपुर में बच्चे पढ़ रहे हैं अलग जिलों में। यूपी में 7,000 नर्सिंग की सीटें बढ़ चुकी हैं, यूपी में 2,000 पैरामेडिक की सीटें बढ़ चुकी हैं। जो आयुष्मान कार्ड की जो सबसे अच्छी जो केस स्टडी है, नीति आयोग कहता है कि वो यूपी उत्तर उससे प्रदेश। उसे उत्तर प्रदेश हम्म उसे इस्तेमाल करता है। नीति आयोग ने कई बार उदाहरण दिया है और स्टेट्स को कि हम्म हेल्थ को यूज करें। जो वन डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी चीजें और प्रदेश यूज भी कर रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। इस तरह से हमें स्टेट से सीखना चाहिए। मैं पिछले जॉब वाले में जाऊंगा, जो ओडीओपी है, वन ओडी। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो जॉब में क्रिएट करता है, अब वो उत्तराखंड ने ले लिया, भारत सरकार ने ले लिया, बल्कि उत्तराखंड ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स कर दिया उसको। लोग उसके हम्म ऊपर से और लेकिन उसकी जननी उत्तर प्रदेश है। हम्म वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज बहुत सारे स्टेट्स बात कर रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश जो एक लेगार्ड स्टेट था, जो बीमारू स्टेट था, जो पिछलग्गू स्टेट था, जिसको लोग हीन दृष्टि से देखते थे, अब वो एग्जाम्पल सेट कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 180 डिग्री टर्न आप कैसे 5 साल में कर सकते हैं, एक लीडरशिप कितना बदल सकती है। एक वही स्टेट को वही ब्यूरोक्रेट है, कोई बाहर से ब्यूरोक्रेट नहीं आया, शायद कुछ 4-5 ब्यूरोक्रेट बाहर से आए होंगे, बाकी तो यही ब्यूरोक्रेट है, यही मशीनरी है, यही फाइलें हैं, यही पुलिस है। लेकिन एक लीडरशिप कैसे चेंज कर ला देती है। सकती है। और अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट में कहूँ, और अगर कई कई बार क्या होता है, कुछ शब्द बहुत खास होते हैं, पिछले नेता और इस नेता में अगर कंपेयर करूं, तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में थोड़ा, सॉरी मैं टू एंड फ्रो जा रहा हूं, लेकिन जनता को समझ में आएगा। बिल्कुल। जनता को समझ में आएगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उस सरकार से कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, आने में उत्तर प्रदेश को बस 5 साल लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेट का कल्चर बन जाता है। जो लीडर बोलता है वो स्टेट का कल्चर बन जाता है। जब लीडर बोलता है लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो उसको लगता है कि एक लड़की को जिसके साथ आप कुछ भी बुरा हुआ है, वो सोचे कि यार क्यों जाऊं मैं पुलिस स्टेशन, ये तो मेरे पे ही चिपका देंगे, ये तो कह देंगे लड़के हैं, गलती हो जाती, तुम ही घर बैठो, तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा। होता ही था। मैं वैसी होता ही है। बहुत सारी लड़कियों को जानती हूँ जो अपने मुद्दे उठाती ही नहीं थी। बात ही नहीं थी, तो उनको लगता तो था सुनना हमारे ही जाना, साथ ये हमारी होता ही हमारी है, हम लड़की हमारा ही होने का मखौल बना के, मतलब हमारा है ही मजाक होना है। बना के, हमें ही बुरा बना के भेज दिया जाएगा, मेरे घर वार बिल्कुल। परिवार वाले, मेरी शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। हम्म, वो लड़की ने, उसका मन छोटा हो जाएगा जब जब लीडर के मन से माइक पे सुनेगा वो कि हम्म, लड़के हैं, गलती हो जाती है, फांसी पे लटका दोगे क्या। मतलब इतना बड़ा कवर फायर रेपिस्ट को जब मिलता था। बल्कि एक बार मुझे याद है, एक बाइट है, बड़ी शर्मिंदगी वाली बाइट है। एक महिला पत्रकार अखिलेश यादव से पूछ रही है, जब वो सीएम है, कि यहाँ पे रेप की घटना हुई, वहां पे रेप की घटना हुई, वहां पे रेप की घटना, उस पर आपकी क्या कार्रवाई है। तो वो खिल्ली उड़ाते हुए एक बड़ा अजीब सा चेहरा बना के बोला, आपके साथ तो नहीं हुआ। और आप सोच रहे हैं कितनी इनसेंसिटिविटी की बात है, वो भी एक युवा युवा नेता। चलो मुलायम सिंह को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो उम्र का, मतलब युवा नेता जिसकी उम्र 40 भी नहीं है, वो कह रहा है आपके साथ तो नहीं, मैं एक महिला पत्रकार से। मतलब ये किस इस तरह की सरकारें थी। और अब डंके की चोट पे मुख्यमंत्री बोलते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर एक छोटा मोटा केस होता भी है, जो प्रयाग में हुआ अभी, एक एक दिन को विश्वास डोला लोगों का कि भाई उत्तर प्रदेश में वापस आ रहा है क्या। लेकिन जब जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री की आवाज सुनी, और वो आवाज नहीं थी, तीसरे दिन तक उसमें से 5 लोग ढेर हो चुके थे और कई लोग पकड़े जा चुके थे, तो उनको लगा नहीं नहीं नहीं, अगर अगर उत्तर प्रदेश को कोई ठीक कर सकता है तो यही 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 मुख्यमंत्री है। तो मैं हेल्थ पे वापस आता हूँ, मैं थोड़ा टू एंड फ्रो जा रहा हूँ, सॉरी। हेल्थ पे वापस आता हूँ, तो हेल्थ योगी आदित्यनाथ का प्रिय एरिया भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं हम्म, आपको टिप देता हूँ, कभी योगी आदित्यनाथ से आप जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात छेड़ दीजिए, बिल्कुल। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा तक बोलते रहेंगे। और वो जो बोलेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई यूनिसेफ का या डब्ल्यूएचओ का हेल्थ प्रोफेशनल बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले पिछले 20 साल से अपने क्षेत्र में उस मुद्दे को कम से कम बराबर। 20 बार संसद में उठा चुके हैं। हम्म, वो दुनिया की बड़ी से बड़ी पाथ से लेकर, डब्ल्यूएचओ से लेकर, गेट्स फाउंडेशन से लेकर क्लोजली काम कर चुके हैं, बिना मुख्यमंत्री बने, बिना, क्योंकि उनको पता चलो मुख्यमंत्री नहीं करे तो मैं तो अपने रीजन में कर दूं। और उनका रीजन बिल्कुल। गोरखपुर नहीं था, उनका रीजन पूरा ईस्ट यूपी था। उनका जो जनता दरबार लगता था, उसमें गोरखपुर के लोग नहीं आते थे केवल, उसमें आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सबके लोग आते थे। मतलब वो एक तरह का मिनी सीएम ऑफिस पहले से चला रहे हैं, बीसियों साल से चला रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जो थे हमारे थे, वो तो हम्म, कुछ करते नहीं थे, वो तो लड़के हैं, गलती हो जाती में खुश थे, वो तो सैफई में नाच गाना सुनने में खुश थे। हम्म, लेकिन ये मुख्यमंत्री एक मिनी ईस्ट का मुख्यमंत्री कार्यालय गोरखपुर मठ से चलता था। तो वो हेल्थ के टॉपिक में इतने, मुझे बल्कि याद है एमसी मिश्रा जी, जो अभी गुलेरिया जी से पहले एम्स दिल्ली के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बड़े मजे की बात बताई। उन्होंने बोला, और ये एक एम्स का डायरेक्टर बोल रहा है, दिल्ली एम्स का डायरेक्टर बोल रहा है, कि हम कई बार डिबेट में जाते थे लोकसभा टीवी में, हम्म, तो योगी जी भी, सांसद लोग भी आते हैं उसमें, वो भी डिबेट में आते थे जापानीज एंसेफेलाइटिस के टॉपिक पे। तो हम्म, कई बार ऐसा हुआ कि उनको मुझसे ज्यादा जानकारी होती थी बीमारी के बारे में और उसके सिम्टम और उसकी रिसर्च मार के, समझ रहे हैं बात को। एम्स का डायरेक्टर कह रहा है कि एक सांसद को मुझसे बीमारी के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में ज्यादा पता है। पता है। तो हेल्थ तो उनका फेवरेट टॉपिक है ही। तो मैं तो कहता हूँ कि जो हेल्थ फील्ड है वो तो ब्लेस्ड है योगी हम्म, आदित्यनाथ के होने से, क्योंकि वो अपने आप एक 400 बेड का हॉस्पिटल चलाते हैं, मतलब अपने आप, मतलब मठ चलाता है, जो मट का हम्म, हॉस्पिटल है, वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाते हैं। तो जो हम्म, व्यक्ति ये ऐसा 20 साल से कर रहा है, तो उसको एक एक चीज पता है, तो उसमें चोरी भी नहीं हो पाती है। अगर कोई कहे कि ग्लव्स एक की जो हमें खरीदारी करनी है, वो 15 रुपए का आता है, तो 40 रुपए का नहीं बेच सकता आपको, वो 15 रुपए का, तो 12 रुपए का आता है उत्तर प्रदेश में। वो हम्म, जब जब पीपीपी किट आए, जब मास्क आए, तो कई बार इधर उधर के फर्जी कोड भी आए, तो उनको सब पता था। वो तो लोगों को लगाए, तो खुद ही हेल्थ प्रोफेशनल है, इनके सामने आप कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। तो हेल्थ की ये व्यवस्था है। आते हैं शिक्षा में, जैसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बेसिक में, माध्यमिक में और उच्च शिक्षा में। बेसिक और माध्यमिक में पहले बोलना चाहूंगा किस तरह से सरकार ने, उनके एक अच्छे अधिकारी हैं विजय किरण आनंद, हम्म, उन्होंने अपने सेक्रेटरी पूरे विभाग के साथ मिलके किस तरह से
जो भी देश में बड़े प्रयोग हो रहे थे, अच्छे, चाहे वो लिटरेसी न्यूमरेसी को लेके हो रहे हो, चाहे वो टीएलएम को लेके हो रहे हो, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग को लेके हो रहे हो, चाहे वो क्लासरूम कैसे बनाया जाए उसके ऊपर हो, उस पे उन्होंने सबको उत्तर प्रदेश में लाया। पूरी एक टीम, एक पीएमओ उत्तर प्रदेश के बेसिक निदेशालय ऑफिस से काम करती है वो। जो दो बड़े प्रयोग करे उन्होंने, वो है, एक है ऑपरेशन कायाकल्प और ऑपरेशन प्रेरणा, ऑपरेशन लक्ष्य। ऑपरेशन कायाकल्प में क्या करें, 22 पैरामीटर, 21 पैरामीटर लिए गए कि उत्तर की फिजिकली पहले तो स्कूलों को ठीक किया जाए। वो पैरामीटर क्या है, वो जो सालों से कभी इसकी अनदेखी गई थी, कि टॉयलेट हो, गर्ल्स टॉयलेट हो, बॉयज टॉयलेट सेपरेट हो, उसमें पानी आता हो, लाइट आती हो, पंखा चलता हो, लाइट जलती हो, खिड़कियां हो, फर्नीचर हो, बाउंड्री वॉल हो, दीवारों की पुताई हो, दीवारों में पढ़ाई होती हो, ब्लैक बोर्ड लगा हो। आपको सुनने में लग रहा हो कि ये तो होना ही चाहिए था, आपको लगता है ये क्यों नहीं था आज तक, मतलब ये भी नहीं था उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। स्कूल हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूल बने हैं, 4 दीवारी बनी है, 6 कमरे हैं, प्रिंसिपल का कमरा वो बना है, लेकिन अव्यवस्थित बहुत ज्यादा, बाउंड्री वॉल तक नहीं है, मतलब जानवर कैटल घुस जा रहा है अंदर, गंदगी कर रहा है अंदर। वो मतलब एक एक जगह थी, बस एक स्पेस बना रखी थी बस वो। बिल्कुल, एक तो पैमाना सेट था कि जो गांव का सबसे जर्जर बिल्डिंग होगी वो प्राथमिक वो स्कूल स्कूल होगा, होगा। वो प्राथमिक स्कूल होगा। तो उसको कैसे, वो 22 पैरामीटर को बिल्कुल ट्रैक किया गया, उसमें कहा गया जो बिल्कुल साथ है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले हो, जैसे टॉयलेट है, पानी है, बिजली, वो सबसे पहले हो। तो उनको ट्रैक किया गया, बिल्कुल जियो टैग करा गया, लखनऊ में बैठ के को एक एक को देखा गया किस स्कूल का क्या है, जहां पे भी गड़बड़ हुई डीएम को फोन करके, बीएससी को फोन करके, टीचर को फोन करके फॉलो अप किया गया। वो ऑपरेशन कायाकल्प में करीब 90-95% स्कूलों की बिल्कुल सच में कायाकल्प हो चुकी है। जो जो और उसमें फिर डोनेशन का एंगल भी खोला गया कि अगर आपको फर्नीचर डोनेट करना है, आपको ये डोनेट करना है, एक्स डोनेट करना है, वाई डोनेट करना है, तो वो भी कर सकते हो। मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन भी लिया गया, पंचायतों से पार्टिसिपेशन लिया गया, लोकल कंपनियों से पार्टिसिपेशन लिया गया, डीएम फंड से, मिनरल फंड से पैसे लिए गए। तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। लेकिन स्कूल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल की सबसे सब क्यों जाते हैं स्कूल, पढ़ने लिखने जाते हैं, तो दूसरी चीज है पढ़ना लिखना। उसमें देखा गया कि ऑपरेशन लक्ष्य, मिशन लक्ष्य चलाया गया कि कैसे जो पढ़ाई है उसको तोड़ा जाए, कि क्या न्यूमरेसी के टारगेट है। 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, उनके क्या स्तर किस ग्रेड में होने चाहिए, सेकंड में किस लेवल की मैथ्स आनी चाहिए, थर्ड में किस लेवल की मैथ्स आनी चाहिए, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में किस लेवल की मैथ्स आनी चाहिए, उसको टारगेट करा गया। और फिर स्कूल से कहा गया कि जब आप रेडी हो जाएं तो अपने ब्लॉक को बता दें, जब पूरा ब्लॉक रेडी हो जाए तो उसका एक्सटर्नल कंपनी आके टेस्ट लेगी, और अगर पूरे ब्लॉक ने अगर उसमें 80% मार्क्स ले आए तो उसको प्रेरक ब्लॉक कहा गया, और पूरे जिले ने कर दिया तो प्रेरक जिला कहा गया, जब पूरा राज्य कर लेगा तो प्रेरक राज्य। और सबने उसकी ओथ ली, मुख्यमंत्री ने खुद ओथ दिलाई उसकी कि मैं वचन देता हूं कि मैं अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाऊंगा, अपने जिले को प्रेरक। अपने डीएम ने अपने अपने जगह बैठ के ली, बीएसएन ने अपने, मतलब शिक्षा को एक मूवमेंट की तरह बनाना, ऐसे नहीं कि ठीक है बस्ता बांट दिया, कॉपी बांट दी, कुछ तो पढ़ाई हो रही है, टीचर साहब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, वो नहीं। बल्कि अब सबको टैब दिए जाएंगे जिसमें एक तरह से थंबनेल से अटेंडेंस भी चेक होगी, बच्चों का डेटा भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग व्यवस्थाएं बताता हूँ। जैसे जो 1.5 साल स्कूल नहीं चला, मिड डे मील नहीं गया उसमें, क्योंकि जब स्कूल ही नहीं चला तो मिड डे मील हुआ, तो वो अतिरिक्त पैसा बच गया। वो पैसा करीब 1000 रुपए के आसपास था। और सरकारों ने क्या करा, भारतवर्ष में अधिकतर सरकारों ने उसको दूसरे मद में ले लिया कि ठीक है पैसा खर्च नहीं होगा, दूसरे मद में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या करा, उस 1000 रुपए को, जो 2 करोड़ स्टूडेंट थे और उनके करीब 1 करोड़ अभिभावक थे, 1 करोड़ 10 लाख अभिभावक थे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी उस पैसे को, कि आपका पैसा है, आप मिड डे मील नहीं खा पाए तो आपके पास चला गया, चुनाव के पहले ही चला गया, तो अब वही परिपाटी बन गई है। और इसमें आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे टेढ़ी चीज पता है क्या है, इसमें टेढ़ी चीज ये है कि अभिभावक का अकाउंट नंबर कहां से आएगा, क्योंकि पेरेंट आज तक कोई बेनिफिशियरी नहीं है। बेनिफिशियरी कौन है, मैं अगर बीपीएल कार्ड होल्डर हूं तो बेनिफिशियरी हूं, मैं किसान हूं तो पीएम किसान का बेनिफिशियरी हूं, अगर मैं विडो हूं तो उसकी बेनिफिशियरी हूं। लेकिन मैं एज ए पेरेंट कभी बेनिफिशियरी नहीं बना, क्योंकि एक एक आदमी बहुत सारे रोल करता है ना, वो किसान भी हो सकता है, लेकिन वो पेरेंट है और वो पेरेंट इस स्कूल में एडमिटेड है। तो पूरी मुहिम चली, और बेसिक शिक्षा ने अपने पेरेंट वेरीफाई करे, टीचरों को काम दिया गया, 3-4 महीने में सबका बिल्कुल वेरीफाइड बैंक अकाउंट डेटा आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब सरकार के पास सारे पेरेंट का डेटा है, वो सारी स्कीमों को इस तरह से कैश ट्रांसफर में कन्वर्ट करी। सबसे पहली स्कीम उन्होंने करी ड्रेस और बस्ता जुराब मौजा जो देते थे, वो एक बहुत बड़ा टेंडर होता था, उसमें छोटी मोटी या बड़ी धांधली हो ही जाती थी कि उत्तर प्रदेश में जब आप करोड़ों बच्चों की ड्रेस देंगे, कभी उनके साइज की नहीं आएगी, जूता कुछ और पहुंच जाएगा, कोई घटिया क्वालिटी ये वाली प्रॉमिस करेगा, दे कुछ और देगा, कौन कितने अधिकारी कितना सारा चेक करेंगे। अब क्या करा भाई, उसके 1100 रुपए जाते हैं, वो आपको ट्रांसफर हो गए, ये ड्रेस आपको एक दे दिया, ये ड्रेस लेनी है। फायदा लोकल एंटरप्रेन्योर को भी हुआ, लोकल एंटरप्रेन्योर ने पैकेट बना लिए,
क्योंकि उसने कम के बना लिए, 1100 की या 800 के बना लिए, दो 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 300 रुपए बच भी गए उसके ऊपर से। जो सरकार ने कहा था वो पैकेट बना लिया, तो लोकल लोग, और जो लोग लेके जाते हैं उनको भी गर्व हुआ कि हम पैसे दे के ले रहे हैं, हमको फ्री में नहीं मिली है। 3 मिनट। भाई हम पैसे लेके ले रहे हैं तो भाई मैं ये वाला नहीं लूंगा, वो वाला लूंगा अच्छी क्वालिटी का। उसने जो जो लोकल ऑन्टरप्रेन्योर था उसने कहा ये 500 का पैकेट है, 800 का पैकेट है, 1000 का पैकेट है। तो वहां भी बिक्री हुई खूब सारी। तो जो एक बड़ा वेंडर कमाता था पैसे, या दो बड़े वेंडर पैसे कमाते थे, जो उत्तर प्रदेश के होते भी नहीं थे कई बार, वो कहीं से आते थे, बेच के चले जाते थे। इतना बड़ा ऑर्डर उत्तर प्रदेश का, करोड़ों रुपए का। मतलब आप समझ रही है कि 2 करोड़ लोगों को करीब हजार, मतलब 2000 करोड़ का जो परचेज था, टेंडर था, विभाग ने छोड़ दिया। मतलब ये उस विभाग की भी आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। मतलब 2000 करोड़ में कितनी धांधली हुआ करती होगी। मान लिया जो लोग कहते हैं कट है, 2% कट है, 5% कट है, 10% कट है, विभाग ने कहा नहीं भाई, कट वट छोड़ो, बच्चों को डायरेक्ट। फायदा होना चाहिए डायरेक्ट। तो अब वो पैसा भी जाता है, अब वो परिपाटी बन जाएगी, और उसके और राज्य भी उससे सीखेंगे। शिक्षा में ऐसा हो रहा है, उच्च शिक्षा में बड़े बड़े जैसे मैंने कहा मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, और कॉलेज भी बन रहे हैं, सबका स्तर ऊंचा हो रहा है। जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, चाहे वो आईटी कानपुर हो, चाहे वो आईटी बीएचयू, उनके साथ तारतम्य बहुत बढ़ गया है, उनसे सीखा पढ़ा जा रहा है। बल्कि कोविड की जो मेन रिपोर्ट बनी यूपी मॉडल पे, वो लोग कह रहे थे नहीं ये तो योगी जी अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हैं। वो आईटी कानपुर में जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहा गया, तब लोग चुप हुए कि भाई वो योगी जी खुद नहीं कह रहे, वो आईटी कानपुर भी कह रहा है, वो नीति आयोग भी कह रहा है, वो डब्ल्यूएचओ भी कह रहा है। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। और एक जो काम है जो चीटिंग रोकना, पहले उत्तर सबसे। प्रदेश चीटिंग पास करके एग्जाम देने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। तो लोग पंजाब से, हरियाणा से उत्तर प्रदेश में एनरोल करते थे और चीटिंग माफिया के थ्रू पास होते थे। उसमें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आपको चीटिंग माफिया में देने पड़ते थे। उसके कई तरीके थे। मुझे याद है एक बार मेरी बैठक थी एक मंत्री जी से, उन्होंने मुझे बताया कैसे एक एक चीटिंग को रोका गया। वो मैं चीटिंग आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कैसे कैसे चीटिंग होती थी पहले। चीटिंग के 4 तरीके थे। एक तरीका था कि मेरी जगह कोई और एग्जाम देने चला गया, पहला तरीका। उसको कैसे रोका गया? उसको आधार से वैलिडेट करके रोका गया। दूसरा, जो इन्विजिलेटर है उसी ने मास चीटिंग करवा दी। तो अब सेंटर भी वही दिया जा सकता है जिसकी ये मापदंड हो, जिसमें अंदर कमरे ना हो, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर कर रहा है। तीसरा, कि कॉपी की अदला बदली हो गई, तो कॉपी में भी अब बार कोडिंग शुरू हो गई, कॉपी की अदला बदली कोई नहीं कर सकता। और हर तरह की चेकिंग, कोई अंदर बाहर, अंदर जाके बाहर जाके पर्ची फेंकना, वो सब खत्म हो गया। तो और अब जो लास्ट व्यवस्था है जिससे छोटी मोटी चीटिंग, अभी भी कुछ केस आपने सुने होंगे, चीटिंग हो गई, एग्जाम रद्द हो गया। पहले तो एग्जाम हो जाते थे जो चीटिंग के बाद भी कोई दिखता नहीं था उनको। उसमें क्या, पर्चा लीक हो जाता था प्रिंटर के यहाँ से। क्योंकि पर्चा कोई एक बनाता है, कोई उसे फिर डिजिटाइज करता है, फिर वो सरकार तो नहीं छापती है, सरकार भी छापती है तो किसी प्रेस में छापती है। तो अब नई तकनीक यूज हो रही है कि वहीं पे प्रिंटर लगेगा, वहीं पे एनकोडेड फाइल आएगी, और प्रिंट भी क्लासरूम में होगा। थोड़ा महंगी व्यवस्था है वो तुरंत की तुरंत प्रिंट होगी। तो मतलब अब और आपको अखिलेश यादव की मैंने कई बार ट्वीट करा है, उनका पब्लिक मंच में भाषण है, भाई पास होने के लिए छोटी मोटी चीटिंग कौन नहीं कर लेता। आप समझ रहे हैं? मतलब मुख्यमंत्री स्टेज से ये मैसेज दे रहा है कि चीटिंग करके पास हो जाओ। अब ऐसे प्रदेश का बच्चा जब पढ़ के मुंबई जाएगा, जब पढ़ के बैंगलोर जाएगा, तो कोई विश्वास करेगा? आपको लगता है आरती जी उस पर? मतलब नहीं। उस स्टेटमेंट जहाँ कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है, और चीटिंग तो पास होने के लिए कोई भी करता है। मैं मैंने आपको खुद भी बताऊं। चीटिंग करी है। आप सुन रही हैं? वो कह रहे हैं अखिलेश यादव मन से, मैंने खुद भी चीटिंग करी है। ये मुख्यमंत्री, मतलब मैं कह रहा हूँ करिए तो भैया बोल तो मत। बिल्कुल, मतलब लोग जो क्योंकि वो नए मैसेज किया जाएगा एक मैसेज मुख्यमंत्री जाता है अगर कि ये बात कहेगा। अगर मैं अपने बालक से कहूंगा कि बेटा चीटिंग, अरे मुख्यमंत्री करता है, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप कौन है? वो मुख्यमंत्री चीटिंग करता, वो कह रहा है कि मैं चीटिंग से पास हुआ। मतलब ये प्रणाली सेट होती थी पहले। और आज कम से कम लाखों लोग कम रजिस्टर होने हैं उत्तर प्रदेश में। पंजाब के और हरियाणा के रजिस्ट्रेशन कम हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। और आज आज का जो बच्चा 12वीं पढ़ा हुआ है, वो जब जब कॉलेज में अपने जमाने में पहुंचेगा तो कहेगा भाई मैं उस समय का यूपी, जब योगी सरकार के समय का 12वीं पास हूँ या 10वीं पास हूँ, ये फर्जी वाला 10वीं पास नहीं हूँ मैं। बिल्कुल। तो और इसलिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं उत्तर प्रदेश ये में। पैमाने तो होते हैं, जैसे कुछ कुछ शहर इस चीज के लिए फेमस थे। तो जब कोई भी कहता था बिल्कुल। कि फला शहर शहर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो कहता है हाँ, अरे मतलब पास वहां ही तो है, पास हो डिग्री गए। है, डिग्री है डिग्री, केवल। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिक्स हो गया था। अच्छा, जैसे आपने अभी जो 4 प्रक्रिया बताई, उसमें बारकोडिंग वाला सिस्टम जो लग गया है, पहले मेरे मेरे खुद के साथ के पढ़े हुए मेरी एक फ्रेंड ही उसमें से थी। मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा उसका एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है, और नंबर इतने बुरे कि कॉपी उसके एक्सचेंज हो जाती थी, पता है क्या क्या कॉपी क्या करा करते थे? कागज मतलब exchange,
कागज एक्सचेंज मतलब मान लिया मैं मेधावी छात्र हूँ तो मेरे हम्म। एक दो पन्ने को छोड़ के बाकी पन्ने निकाल के दूसरी कॉपी में चिपकाएगा। तो मैं 100 में से एग्जैक्टली। 80 करके आया हूँ तो मेरे 100 में से आएंगे 40 और उस बालक के आ जाएंगे 100 में से 80, क्योंकि उसने चीटिंग माफिया को 5 लाख रुपए दिए। मतलब जो मेधावी छात्र है उनके साथ एक इतना बड़ा नाइंसाफी भी होती थी। ये भी हम्म। था। मतलब ये केवल एक चीटिंग माफिया तो था कि गलत आदमी पास हो जा रहा है, एक अच्छा व्यक्ति फेल हो जाता था, ये भी था उसका चीटिंग माफिया का पार्ट। मतलब बिल्कुल। बिल्कुल ही काला गोरख धंधा था उस समय। बिल्कुल। और बहुत सही चीज है कि नकल माफिया के लिए जिस तरह से एनएसए लगाने की बात कही बिल्कुल थी और बिल्कुल उस लेवल की कार्रवाई हो रही है, तो वाकई ये अपराध है, देश के बिल्कुल लिए बहुत बड़ा अपराध है। अपराध है, देश की क्योंकि युवा कोई। युवा पीढ़ी को अपंगु करना इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से ये इतने सुधारों पे बात कर रहे हैं हम, एक जो मेजर सुधार दिखाई देता है और जो सामने से दिखता जी है कि जी सांस्कृतिक क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में जी जिस तरह से जी उत्तर प्रदेश का एक नया स्वरूप निखर के सामने आया है, चाहे वो काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, नैमिषारण्य की बात करें, तो दूसरे कार्यकाल में आप इसका आकलन कैसे करते हैं और कैसे ये आने वाले भविष्य में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा? देखिए उत्तर प्रदेश श्री राम की जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पे देवी की पीठ है, शिव महाकाल का मंदिर है। लेकिन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का पर्यटन ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म हो जाता था। कोई भी बड़ा बाहर से आता था तो ताजमहल को घुमाया जाता था, तो ताजमहल से ही भेज दिया जाता था। हम्म। अब उत्तर प्रदेश इज नॉट ओनली अबाउट ताजमहल, राइट। और उत्तर प्रदेश में जो पिछले 6 साल में हुआ है उसे मैं हम्म। बिल्कुल एक पुनर्जागरण मानता हूँ ना, जिसे जिसे हम कल्चरल रेनेसां बोल सकते हैं, जैसे फ्रांस में हुआ था। हम्म। इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ? अयोध्या 2017 से पहले एक विवादित नगरी थी। हम्म। वहां पे कोई चैनल रिपोर्टिंग के लिए इसलिए जाता था क्योंकि आज हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है, हम्म। 10,000 पुलिस लगी है, पुलिस ने पूरे पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया है, इतनी सीआरपीएफ की बटालियन है, इसकी आरएसी की बटालियन है, रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन है। इसलिए उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कोई भी चैनल का व्यक्ति वहां रिपोर्टिंग करने जाता था। आज क्यों रिपोर्टिंग करने जाता है? आज रिपोर्टिंग इसलिए करने जाता है कि आज दीपोत्सव है और पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के इस बार 10 लाख दियों के साथ योगी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब वो हम्म। इसलिए रिपोर्टिंग करने जाता है। मैं खुद आज तक के कार्यक्रम में 18 तारीख को अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़े से बड़े मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश के और देश के अलग कोनों कोनों से लोग वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए और अपनी बात रखने आ रहे हैं। तो एक तस्वीर ही बदल गई उत्तर प्रदेश की। और जैसे अयोध्या जैसे जैसे शहर के अभी मंदिर बना भी नहीं है, तो मैं तब की बता रहा हूँ। जब मंदिर बन जाएगा तो अलग ही लेवल पे आ जाएगा वो उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहां के चौराहे बड़े सुंदर होने, एक बड़ा सुंदर चौराहा बना है, लता मंगेशकर चौराहा, उसमें बड़ी सुंदर सी एक वीणा बनाई गई है। जरा, हाँ। एक एक ताल को वहां के सुंदर किया जा रहा है। दीपोत्सव के चक्कर में घाट तो बहुत सुंदर हो गए, आरती भी वहां भव्य होने लगी है। वहां केवल पहले श्रद्धालु आता था, अब वहां टूरिस्ट भी आने लगा है। जो शहरी हम्म। आदमी होता है उसको थोड़ी व्यवस्था की उसको नहीं आदत होती है, उसको एक होटल चाहिए, उसको अच्छी धर्मशाला चाहिए, उसको हम्म। खाने की अच्छी जगह चाहिए, उसको अच्छी दुकानें चाहिए जहाँ से वो कुछ खरीद सके। तो हम्म। अयोध्या की इकोनॉमी अभी डबल ट्रिपल हो चुकी है। और जब मंदिर बनेगा उसकी पूरी व्यवस्था होगी तब तो वो अलग ही लेवल की पहुंच जाएगी अपने आप में। देखिए टेम्पल इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भारत में कम से कम 200 ऐसे टाउन हैं जो रिलीजियस इकोनॉमी पे चलते हैं। तिरुपति अपने आप में केवल 3,000 करोड़ की इकोनॉमी है, शिरडी अपने आप में 500 करोड़ की इकोनॉमी है। जो कांवड़ यात्रा है जिससे हमारे वामपंथी मित्र बहुत परेशान होते हैं, वो कांवड़ यात्रा 20 दिन होती है, वो 20 दिन कम से कम 200 करोड़ की जर्नी है। और उसमें बहुत सारे कांवड़ के जो लकड़ी के कांवड़ है वो मुसलमान मित्र बनाते हैं हमारे। हम्म। तो रिलीजियस बिल्कुल। इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो अयोध्या को तो उस इकोनॉमी से महरूम रखा गया एक हम्म। आर्टिफिशियल केस के द्वारा। अब वो केस जीत के जब वापस सरकार काम कर रही है इतना सुंदर, तो ऐसा ही काशी में हुआ। काशी में कई गुना टूरिस्ट बढ़ चुका है जब से जिस तरह से कॉरिडोर हुआ है। और केवल कॉरिडोर ही नहीं, वहाँ की सड़कें जिस तरह चौड़ी हुई हैं, वहाँ एयरपोर्ट से आना जाना कितना आसान हो गया है, वहाँ के घाट इतने सुंदर हो गए हैं, वहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे रिवर के काशी क्रूज या बंगाल असम तक जाने के क्रूज चलते हैं। मतलब एक अलग स्तर पे पहुंच चुकी है चीजें ना, जो अब जो हम रोपवे सोचते भी थे शायद बनने ये जा रहा है। अब रोपवे बनने जा रहा है कि आप स्टेशन से सीधे, वो ट्रैफिक को अवॉइड करने का भी है क्योंकि बहुत सारे लोग केवल काशी घाट पे जाने आते हैं, तो वो शहर में क्यों आए? वो बिल्कुल। सीधे घाट से जाएं और घाट से वापस चले जाएं, तो शहर का ट्रैफिक, क्योंकि पुरानी गलियां हैं बहुत सारी, आप चीजें चेंज भी नहीं कर सकते वहां पे, वहां के हम्म। अंडरग्राउंड हैंगिंग वायर अंदर हो चुके हैं। तो एक अलग ही तरह की व्यवस्था काशी में हो गई। इधर ऐसे ही मथुरा में, ऐसे ही नैमिषारण्य में, ऐसे ही बुद्ध सर्किट में, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बन गया है, क्योंकि श्रीलंका से लोग, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वो बड़ी बड़ी संख्या में जो यहाँ की बुद्धिस्ट साइट है, चाहे वो सारनाथ हो चाहे वो कुशीनगर हो, उसमें आती हैं। अब उनका आना जाना बहुत आसान हो गया है। और हर बड़े कल्चरल इवेंट को बहुत भव्यता से मनाया जाता है। मतलब लोगों को देव दीपावली मालूम भी नहीं पड़ती थी बहुत सारे लोगों को,
अब उसमें कभी कोई कोई बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें सरकार भी अपनी ताकत लगा रही है। अब जब सरकार ताकत लगाती है तो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी अपनी ताकत लगाती है, वो भी बढ़ चढ़ के आती हैं। तो केवल एक का एफर्ट नहीं होता, जब आपको एक अम्ब्रेला दिखता है अपने ऊपर, तो आपकी भी ताकत बढ़ती है, आपकी भी हिम्मत बढ़ती है, आपकी भी श्रद्धा बढ़ती है। तो बिल्कुल आपने कहा ठीक कहा, जो जो कल्चरल रेनेसां, जो जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण उत्तर प्रदेश का हुआ है, और एक एक योगी मुख्यमंत्री के द्वारा ही हो सकता था। मुझे मुझे बड़े मजे की बात याद है, जब कुंभ चल रहा था, तो कुंभ का एक अच्छी सी कॉफी टेबल बुक, ऐसा कुंभ का संकलन हुआ, तो जो ऑफिसर कुंभ मेला अधिकारी लेके गए उनके पास, मुख्यमंत्री के पास फाइनल कराने के लिए। तो मुख्यमंत्री उसमें जो सांस्कृतिक बातें लिखी थी, जो पौराणिक बातें लिखी थी, हिस्टोरिकल बात, उसको उसको ठीक करने लगे कि नहीं नहीं, कल्पवास की परिभाषा ये होती है, वो इस मास में आता है, तारों की स्थिति ये होती है। तो लोगों को पता लगा भाई ये सांसद तो है, ये वैदिक स्कॉलर भी है ये। तो ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि ये एक व्यक्ति जो 19 साल से सांसद है, वो 19 बार बजटरी प्रोसेस देख चुका है देश के, तो उसको बजट का भी जानकारी है, क्योंकि उसने अपना क्षेत्र बहुत अच्छे से चलाया है, तो उसको लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी है, क्योंकि उसने हेल्थ का हॉस्पिटल चलाया है तो उसको हेल्थ की जानकारी है, क्योंकि उसने उसने अपना 6,000 8,000 बच्चों का स्कूल कॉलेज चलाया तो उसको शिक्षा की जानकारी है, क्योंकि मठ के अपने फार्म हुआ करते थे, उसको कृषि की जानकारी है, क्योंकि संसद में 19 साल उन्होंने बहुत ही पार्टिसिपेटरी काम किया है, तो उसको उनकी जानकारी है। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति मिला है उत्तर प्रदेश को, ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, ये मैं एक उत्तर प्रदेश का वासी होने के नाते मैं इस चीज को बखूबी फील कर सकती हूँ कि जिस जो ट्रांसफॉर्म दिखाई दिया हर तरफ, वो वाकई कमाल का। और सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्म जो मैं महसूस करती हूँ, जो बीइंग अ गर्ल, कि एक टाइम था जब माफिया जो शब्द होता है, इससे लोग भय खाते थे। अब माफिया योगी नाम से भय खाते हैं, मजाक बन गया है अब माफिया। अब नहीं, अगर कोई कहता है ना इसमें तो मैं, कहते हैं कि माफिया। जी। हाँ बोलिए, आप कंप्लीट करिए पहले। हाँ, कि माफियागिरी। अभी एक डायलॉग ऐसा मैंने हाल ही में सुना था सड़क पर चलते हुए, कि ज्यादा माफियागिरी मत करो, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। बैठे तो में आई मिला वॉज दीजिए। वेरी हैप्पी। एक रिक्शा वाला से एक बंदा बहस कर रहा था, तो उसने वो बोला कि माफियागिरी मत करो, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। मिला तो दीजिए। ये जो चीज निकल के आई है, ये दिल खुश कर देने वाली चीज होती है। तो देखिए मैं देखिए, यहाँ ये आपसे बड़ा ये अच्छा, पूछ। ये नहीं, आपने जक्सटापोजिशन बहुत अच्छा है ये। मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट समिट और माफिया में बड़ा अच्छा एक बड़ा अच्छा एक आपको जक्सटापोजिशन दिखाता हूँ। मतलब अतीक अहमद गुजरात की जेल में बैठ के कह रहा है कि वो कोर्ट में अर्जी दे रहा है कि मुझे उत्तर प्रदेश वापस नहीं आना है। हाँ, और इन्वेस्टर पहले कौन कहता था मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं आना है? पहले कहता था उद्योगपति, कहता था मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं आना है। हाँ, तो उद्योगपति कहता था उत्तर प्रदेश में नहीं आना है, अब माफिया कह रहा है मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं आना है। ये उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ ये समझना चाह रही थी कि जिस तरह से माफिया योगी नाम से डरने लगे हैं, क्यों डरते हैं अपराधी योगी आदित्यनाथ से, और क्यों जरूरी है ये डर? देखिए, क्योंकि पहले जो अपराधी थे, ऐसा नहीं था कि पुलिस उन पर एफआईआर नहीं करती थी, पुलिस तो वही हम्म। थी, वही पुलिस आज भी है। हम्म। लेकिन वो एफआईआर करती थी, और जाबाज पुलिस के लोग भी थे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम्म। कृष्णानंद राय की बिल्कुल निर्मम हत्या करके, बिल्कुल उनके शरीर को 70 गोलियों से छलनी करके, मुख्तार अंसारी पूरे अपने क्षेत्र में कोई छूने की हिम्मत नहीं थी। शैलेंद्र सिंह बिल्कुल जामाज अफसर थे, डीएसपी थे, उन्होंने पकड़ लिया, उनकी 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 बंदूक, जो भी मैगजीन थी, स्टेन गन थी, वो भी पकड़ ली। शैलेंद्र सिंह को ही मुलायम सिंह यादव सरकार ने केस में फंसवा के उसकी जीवन बर्बाद कर दिया, उसको जेल में डलवा दिया। अब वो व्यक्ति छूटा है, अब उसने पुलिस की नौकरी छोड़ के जैविक खेती कर रहा है वो। आप सोच सकते हैं, मतलब मुख्तार अंसारी को जाबाज पुलिस ऑफिसर पकड़ नहीं सकता था कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद। और आज उल्टा है, आज मुख्यमंत्री कहता है कि जब तक उसको पकड़ के मेरे सामने नहीं लाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो 180 डिग्री वो है कि भाई मैं मुख्तार अंसारी को पालूंगा, मैं उसको विधानसभा भेजूंगा, मैं उसको राज्यसभा भेजूंगा, मैं उसको लोकसभा भेजूंगा, मैं अतीक अहमद को लोकसभा भेजूंगा। पहले तो कंपटीशन था कौन कितना बड़ा भेजेगा, मतलब विधानसभा से मन नहीं भरता था, लोकसभा भेज के मानते थे उनको। और ये ऐसे नहीं थे छोटे मोटे, इन्होंने कुछ कागजों में क्रिमिनल, मतलब इनके पास 40 हत्या के केस हैं, 40 बलात्कार के केस हैं, रंगदारी के केस हैं, लूट पटार के केस हैं, इलीगल इनकी, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा एक मकान बना लिया, बीघों जमीनों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसकी जमीन हथिया ली, उसकी नजूल की जमीन हथिया ली, SC ST की जमीन हथिया ली। उसके बाद भी ये लोग जीवन जीते थे, विधायक बनते थे, सांसद बनते थे। अब पता है कि ऐसा एक आदमी भी, बस ये हो सकता है कोई आदमी नजर से छूट जाए, लेकिन अब वो जैसी नजर में आएगा तो फिर वो नप जाएगा। अब नहीं छूट सकता वो, जिन पे एफआईआर हो चुकी थी, जो कोर्ट से भाग गए थे, जो सालों से गिरफ्तार नहीं करे थे, अब वो गिरफ्तारी होती है, दबिश होती है, काउंटर फायर होता है, तो भगवान को भी प्यारे होते हैं, नहीं तो जेल में सड़ते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस दिखाया है 5 साल में, कि अब नहीं बच सकता वो, एक आध इधर उधर छुटपुट कर ले तो कर ले, अब नहीं बच सकता। इसलिए उन्होंने कहा जो कि माफियागिरी करोगे तो मिट्टी में मिला दिया जाओगे ना। ये उत्तर प्रदेश का ध्येय वाक्य बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश
माफिया से नहीं बचाना जाता है, वो उद्योगपतियों से, इंडस्ट्री से और स्वच्छता से बचाना जाता है। जैसे चर्चा की शुरुआत ही इस बात से हुई थी, और दूसरे कार्यकाल की भी शुरुआत उस चर्चा में, जैसे आपने जिक्र किया कि यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य शपथ ग्रहण से पहले ही डिस्कस कर लिया योगी जी ने। तो ये जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, कितने सारे इवेंट हुए, एमओयूज इतना निकल के आया है, इतना एमओयू साइन हुआ है, इन्वेस्टमेंट तकरीबन 34 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये अगर आने वाले भविष्य के साथ हम इसको जोड़ें और देखें, बात करें अगले 10 साल में क्या रूपरेखा नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की? देखिए, उत्तर प्रदेश ने देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि में बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने कहा, राम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, महाकाल शिव शिव की नगरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी उस प्रतिभा को, अपनी उस प्रतिष्ठा को कभी कायम नहीं रख पाया। उत्तर प्रदेश एक लुटा पिटा, गरीब, बीमारू, लूटपाट वाला, माफिया वाला, चीटिंग वाला स्टेट रह के बन गया। लेकिन जैसे मैंने कहा, पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश एक अलग प्रतिभा से निखर के आया। जब मैं साउथ में अपनी किताब के साथ जाता हूँ तो सम्मान होता है। मुझे याद है, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मैंने अपनी किताब लॉन्च करी पुणे में, तो मैंने कहा मैं राम की नगरी में आया हूँ, राम की नगरी से आया हूँ, कृष्ण कृष्ण की नगरी से आया हूँ। और देवेंद्र फडणवीस जी अपना उद्बोधन किया, उन्होंने कहा जो राम की और कृष्ण की नगरी से आए हैं, योगी आदित्यनाथ की नगरी में आए, उनको शिवाजी की नगरी में मेरा मेरा भी प्रणाम है। अब उत्तर प्रदेश वालों को सम्मान होता है जब वो कहीं और जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश अपने पोटेंशियल को जी पाएगा। उत्तर प्रदेश भारत की पॉपुलेशन में करीब 16 से 17% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन भारत के जीडीपी में केवल 7 से 8% कंट्रीब्यूट कर पाता है। तो अब जब उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट भी करने लगेगा तो उत्तर प्रदेश अपने ट्रू मैन पावर पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएगा। जो उत्तर प्रदेश की प्रगति तो होगी वो देश की प्रगति में, उत्तर प्रदेश की प्रगति देश की प्रगति है। क्योंकि उत्तर प्रदेश 16-17% पॉपुलेशन देता है, 24 करोड़ लोग हैं। अगर वो देश होता तो विश्व का 5वां या 6ठा सबसे आबादी वाला देश होता। केवल बिल्कुल। केवल 5 कंट्रीज ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश की प्रगति तो पूरे देश की, पूरे विश्व की प्रगति जैसी है। और जो इतना एक बीमारू स्टेट जैसा पड़ा था, तो उसको उभार के ले आना, इस स्तर पर ले आना एक अद्भुत चीज है। और जैसा आपने कहा कि अब नींव पड़ चुकी है, टेक ऑफ हो रहा है। अगले 5 से 10 साल तक हमें उत्तर प्रदेश का जो ट्रू पोटेंशियल है, जिसे कहते हैं ना कि भाई आर यू प्लेइंग टू योर पोटेंशियल, तो जो अब उत्तर प्रदेश अपने पोटेंशियल पे खेल पाएगा। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी बातें आज हमने डिस्कस करी हैं वो एक रूपरेखा आने वाले जो 2.0 का जो बचे हुए 4 साल हैं उसमें कैसी और तस्वीर निकल के आएगी, और किस तरह से युवाओं का नया भविष्य और नए उत्तर प्रदेश के साथ में पूरे देश का नया भविष्य जो निखर के आएगा, उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने हम सभी को दिखाई। और इतनी विस्तृत जानकारी के लिए, और आपसे जुड़ना मतलब जानकारियों का खजाना है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के स्टॉक शो से दोस्तों आपसे चाहेंगे यहीं पर इजाजत, मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ जल्द फिर आपसे। आप देख लीजिए विजनरी योगी। नमस्कार।